नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा शिक्षण कौशल के रिलेटेड चल रहा था। उसका आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पार्ट 2 है, यानी लेसन 5वां और पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, उसको नहीं देखेंगे तो आप जरूर देखिएगा। अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो सुपर टेट का एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं तो भर्ती जल्द ही आने वाली है, तो आप अपने जो टॉपिक होते हैं उसको जल्द से दोहरा लीजिएगा। इससे पहले शिक्षण की विधियां एवं कौशल में पढ़ा चुका हूं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी और वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा को पढ़ा चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का ये लास्ट पार्ट होगा। और इसके बाद हम अगले पॉइंट यानी अगला लेसन जो शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन है उस पर चलेंगे। तो ये हमारा जो शिक्षण कौशल का पार्ट है, यूथ कंपटीशन टाइम्स जो आता है उसके रिलेटेड जो शिक्षण कौशल का वन लाइनर का पोर्शन का जो पार्ट दिया गया है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और हर पॉइंट की व्याख्या करते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आप सहायक अध्यापक जो प्राथमिक स्तर के लिए बनाए जाते हैं उनकी तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। चलते हैं सीधे पॉइंट नंबर 1 पर। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो 16 मार्च 1911 में। गोखले क्या होता है कि एक विधानसभा में इन्होंने अपना एक विधेयक पेश किया था और इन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य बनाया जाए और उस पर एक समिति बनाई जाए और ताकि उस पर समीक्षा किया जाए कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस पर इन्होंने अपना बिल प्रस्तुत किया। हालांकि बिल पर जब मतगणना हुआ तो इनके पक्ष में काफ़ी कम वोट पड़े और इसको वहीं से इनको बिल को समाप्त कर दिया गया था। तो बस इनके डेट को याद रखिएगा, 16 मार्च 1911 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए इन्होंने ये बिल पेश किया था। अगला पॉइंट है कि हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, इन्होंने ही रखा था हंटर कमीशन के समक्ष। हंटर कमीशन कब आया था तो 1882 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना हुआ है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञा पत्र से होता है। क्या हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र में कि जो 1813 का आज्ञा पत्र आया था तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी और वही 1 लाख रुपए जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म ले लेता है, एक विवाद का रूप जन्म ले लेता है। प्राच्यवादी जो भारतीय साहित्य को मानते थे और पाश्चात्यवादी जो थे वो पश्चिमी साहित्य जो कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन करता थे वो हुआ करते थे। अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई है तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का संचालन किया गया था, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था तो 2004 में स्कूल चलो अभियान, डेट याद रखिएगा, सन पूछा जाता है, 2004 में संचालित किया गया था। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी तो केरल राज्य सरकार द्वारा किया गया था और वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की श्रेणी में अगर प्रथम स्थान पर है तो वो केरल ही है। अगला पॉइंट, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो संबंधित है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट है कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है कि कुपोषण की समस्या को दूर करना। इसका पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, प्रश्न के घुमा फिरा कर पूछ सकता है। यह सिर्फ नामांकन की वृद्धि करना के लिए इस पोषाहार वितरण योजना की शुरुआत 1995 में किया गया था।
अगला पॉइंट, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1909 का आयोजन किया गया, तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय और इन्होंने किया था। अगला पॉइंट, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान 1976 में दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची पर, तो ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुआ था। सन इन चीजों का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी, तो 17 मई 1993 में लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट है हमारा कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ जाता है तो वह कहलाता है हास्य या अपव्यय भी कह सकते हैं उसको, अपव्यय, बीच में ही कक्षा को छोड़ देना, प्राथमिक कक्षा को, ध्यान रखिएगा। और काफ़ी समस्याएं हमें शुरू में इसको देखने को मिलता है। 1960-61 में जनजाति की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठन कमेटी के अध्यक्ष श्री UN डेबर थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता दुर्गाबाई देशमुख ने किया था। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता किया था। 1958 में ये समिति जो है गठित की गई थी। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो 1997 और 98 में किया गया था, जिसको डैट कहते हैं। अगला पॉइंट पर है, शिक्षा में अपव्यय व अवरोध पर अपना सुझाव हटांग समिति ने दिया था और यह 1929 में दिया था हटांग समिति ने। अपव्यय का मतलब बच्चे का बीच में ही कक्षा को छोड़ देना, अवरोध का मतलब होता है बच्चे का फेल हो जाना, एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना, फेल हो जाना, वो अवरोध की समस्या कहलाता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT जिनको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो 1972 में पारित हुआ था बेसिक शिक्षा अधिनियम। तो सन थोड़ा याद रखिएगा, ये इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सन ही। अगला पॉइंट, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, तो 1958 में जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है शिक्षकों के लिए प्रारंभ किया गया था। अगले पॉइंट पर, बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया था वह थी 45वीं धारा में किया गया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है कि कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था, तो पोषाहार वितरण योजना या मिड डे मील भी कह सकते हैं। 1995 में, ये सन को याद रखिएगा, ये पिछले एग्जाम 2018 का जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम है उसमें ये पूछा गया प्रश्न, सन डायरेक्ट पूछा था उसका। अगला पॉइंट, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र को, और यह 1854 में आया था वुड का घोषणा पत्र। तो महाधिकार पत्र कहा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग को, वुड के घोषणा पत्र को, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, तो वह लोकमत निर्माण का, अंशकालीन रोजगार की व्यवस्था और मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था के लिए सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। 1964-66 में यह आयोग आया था। अगला पॉइंट, शैक्षणिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो वह बालक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है शैक्षणिक प्रक्रिया में। अगला पॉइंट है, संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन केंद्र मानकर किया जाता है, तो विद्यार्थी को केंद्र मानकर संपूर्ण जो शिक्षा का संचालन किया जाता है वो विद्यार्थी को केंद्र मानकर किया जाता है। आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है तो बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है, और यह मनोवैज्ञानिक आधार पर यह शिक्षा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगले पॉइंट पर चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाला विचारक थे तो वो रूसो थे, एक दार्शनिक थे, और इन्होंने ही बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश यानी शुभारंभ किया था। अगला पॉइंट, प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने ही दिया था, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा था कि बच्चे को प्राकृतिक में छोड़ दो, प्रकृति खुद उसको शिक्षा दे देगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां हैं तो 4 हैं, और कौन कौन सी? तो प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निरीक्षण और मनोविश्लेषण विधि जो होती है यह बालक के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट, भारतवर्ष में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए तो साक्षरता आंदोलन के रूप में चलाया गया था। अगला पॉइंट, नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था तो 1986 में प्रस्तुत किया गया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ तो नई शिक्षा नीति से ही इसका प्रारंभ किया गया था, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, और डैट की भी स्थापना उसी के आधार पर किया गया था। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसको डैट की स्थापना नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर ही किया गया था। ये जी चीज ध्यान रखिएगा, जिले स्तर पर ये होता है। अगला पॉइंट, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख कार्य है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना, जो कि बीटीसी जो डीएलएड जो कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण यही प्रदान करता है, इसी की निगरानी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई जाती है तो डैट के माध्यम से ही किया जाता है। जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कार्य करता है तो वह डैट ही करता है। और अगला पॉइंट, विद्यालय कार्यक्रमों का संचालन होता है तो वह डैट के द्वारा ही विद्यालय जो कार्यक्रम होते हैं उसका संचालन किया जाता है। गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन डैट के ही द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, प्रारंभिक शिक्षा संबंधी परियोजनाएं संचालन होती हैं तो वह डैट के माध्यम से ही किया जाता है, जो प्रारंभिक शिक्षा संबंधी परियोजनाएं होती हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ हुआ है तो 1987 में इसका प्रारंभ हुआ था, और इसके माध्यम से जो है प्राथमिक स्तर की जो न्यूनतम सामग्रियां होती हैं उसको उपलब्ध कराना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव पारित हुआ था तो नई शिक्षा नीति द्वारा 1986 के द्वारा इसको पारित किया गया था, और 1987-88 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगला पॉइंट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जो कि न्यूनतम सामग्रियां होती हैं उसको उपलब्ध कराना इसका कर्तव्य होता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रारंभ हुआ है तो वह 1988 में इसका प्रारंभ हुआ था। सन याद रखिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ 1988 में हुआ था। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम जिसको हम डैट कहते हैं उसका भी प्रारंभ 1994 में हुआ था, याद रखिएगा 1994 में। अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम इसको कहते हैं। जिला प्रारंभिक प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट प्राथमिक या प्राइमरी भी कह सकते हैं एजुकेशन प्रोग्राम जो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इसको कहा जाता है। डीपीईपी संचालित होता है तो केंद्र सरकार द्वारा यह संचालित होता है। 2001 में इसको जाकर 2001 में इसको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कर दिया गया था डीपीईपी को। अगला पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कार्यक्रम था तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी ही था। अगला पॉइंट, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था। डेट एकदम फिक्स है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस समय इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया है, करंट का विषय है यह। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करना, यह मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है। और अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना भी इसी का उद्देश्य है। माध्यमिक भोजन योजना का उद्देश्य है कि नामांकन में भी वृद्धि करना हो।
ठीक। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को पका हुआ भोजन देने का प्रारंभ किया गया था। तो 2001 से जो खाना की व्यवस्थाएं हैं वो प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन 1995 में जब मिड डे मील की शुरुआत की गई थी तो उस समय अनाज दिया जाता था। जैसे 2001 से पूर्व मिड डे मील के माध्यम से 3 केजी गेहूं और चावल प्रति माह दिया जाता था, लेकिन 2001 के बाद भोजन सीधे दिया जाने लगा। अगला पॉइंट, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया गया था, तो वह स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। अगला पॉइंट, स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया था, तो 1996 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी, तो वो स्कूल चलो अभियान के माध्यम से ही छात्रवृत्ति का भी व्यवस्था किया गया था। और एक अगला पॉइंट है कि सचल विद्यालय चलाया गया था, तो राजस्थान में ये प्राथमिक शिक्षा के लिए सचल विद्यालय चलाया गया था। और ये है राजस्थान में घुमंतु जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है सचल विद्यालय के माध्यम से। जो घुमंतु जातियां होती है राजस्थान में, उनके बच्चों को इसके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। अगला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता हेतु बिहार में चलाया जाता है चरवाहा विद्यालय बिहार में चलाया जाता है प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है सुलभ कराने के लिए। तो पूछ सकता है सचल विद्यालय कहाँ चलाया जाता है? राजस्थान में जो घुमक्कड़ जनजातियां होती हैं उनके बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया है राजस्थान में। लेकिन अगर वहीं पूछ दे कि चरवाहा विद्यालय की व्यवस्था कहाँ चलाई जाती है प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिए, तो वो बिहार में चलाई जाती है। अगला पॉइंट, स्कूल चलो अभियान अंग है, तो सर्व शिक्षा अभियान का यह एक अंग है स्कूल चलो अभियान। सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधन योजना लागू कर दी गई थी, तो 2001 में नई संशोधन योजना लागू की गई थी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD जिसको कहा जाता है, अब इसका नाम बदलकर जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है उसमें शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। पहले HRD मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। अगला पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा का सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रित बनाना जो है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, तो 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, राज्य स्तर पर इसको किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है सब पढ़े सब बढ़े। वो आप पेंसिल पर नहीं देखते हैं, 2 बच्चे होते हैं और चित्र बनाया गया है, प्राथमिक विद्यालय पर बनाया जाता है। ऐसे पेंसिल पर 2 बच्चे बैठाए हुए होते हैं और उस पर लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े, तो यह सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है, ध्यान रखिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ किया गया था, तो 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बच्चियां होती हैं उनको लिए आवास का माध्यम भी यह उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया था, तो वह मौलिक अधिकार और वह 21A में इसको सम्मिलित कर दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगला पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। ये डेट काफी इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है यह टीचर भर्ती में।
अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है तो प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो। अगर प्रत्येक नागरिक आपका प्राथमिक शिक्षा सुलभ कर लेते हैं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो आपका जो सामाजिक न्याय है, लोकतंत्र है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, देश की भी विकास होगा इसके माध्यम से। अगला पॉइंट, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 28 के तहत मौलिक अधिकार है। और इसके तहत 28 के तहत कहा गया है कि आप धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, इस पर आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो करता है अनुच्छेद 29 करता है। तो ये मौलिक अधिकार के कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे। तो चलिए दोस्त, आज हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास था वो समाप्त हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।